डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो मैं वी आवर में मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बहुत अनयूजुअल है क्योंकि मुझे बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पेपर शायद 23 को है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए। चलिए, बहुत क्विक जो है, ये केवल यही बच गया था कोर पेपर में जो मैं पास्ट ईयर पेपर एनालाइज नहीं कर पाया था। यदि आप सोच रहे हैं, वंडर कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये सीरीज बहुत ही पॉपुलर है सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, जहां पे कि मैं कोशिश करता हूं पास्ट 3 इयर्स के पेपर एज पर द सिलेबस, जो कि अब नई बदल चुकी है एनईपी, उसको एनालाइज करें और उसके थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या एक्सपेक्टेड है इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, जो डीएससी 9 है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। उसके 3 साल के पेपर को देखेंगे। इसमें आपको याद होना चाहिए कि एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंसर्न और प्रीवियस सिलेबस कई अन्य यूनिवर्सिटी में, यही सीजीडीआई जो है फर्स्ट सेमेस्टर में था और वहां पे ये पेपर था और लगभग सिलेबस एक जैसा है। तो आप समझिए कि जो बच्चे वहां फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, आपके सीनियर, आप यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस विद लिटिल बिट ऑफ हेयर मतलब बहुत थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए, इसलिए मैंने पेपर जो लिया है वो एक पेपर तो एक्चुअल है जो कि एनईपी का है, मतलब आपके सीनियर्स ने दिया है, तो आपके लिए तो वो गोल्डन ट्रेजर ट्रोव है क्योंकि वो एक्चुअल पेपर है, तो आपको पता लगता है कि इस बार कैसा पेपर आएगा। और दो पेपर जो है बाकी वो पुराने सिलेबस के हैं, लेकिन क्वेश्चन उसमें सीधे सेम सिलेबस से हैं, इसलिए वो भी आपके लिए रिलेवेंट है। लेट अस बिगिन। ये है नया सिलेबस जो कि पुराने ही सिलेबस का जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन है। पहले अलग ढंग से ऑर्गेनाइज था, अब इन्होंने 4 यूनिट में ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट यूनिट को ये कहते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। गौर कीजिए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी है और कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई है वो भी पूछा जा सकता है, वैसे इसमें लिखा नहीं है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड फीचर, ये पहले भी बिल्कुल ऐसे ही था। जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविजंस ये ज्यादा पूछ रहे हैं वो सिटीजनशिप है, जो बहुत ज्यादा पूछते हैं। आप देखेंगे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यूनिट 2 में जो है सबसे लंबा यूनिट है, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन भी रहता है। इसमें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों हैं। आप देख सकते हैं लेजिस्लेचर में आपको पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़नी है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो रहा है पार्लियामेंट में। पहले तो लोगों को कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलता है, किस टाइप से रिप्रेजेंटेशन जो है पिछले कुछ दशकों में जो पॉलिटिक्स चेंज हुई है उससे रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हुई है। एग्जीक्यूटिव में ऑफ कोर्स जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपको पढ़ने हैं और उसमें भी कैसे इलेक्शन होता है, क्या उनके पावर है, रोल और फंक्शन है और उनका कैसे रोल चेंज हो रहा है। ये भी हुआ है इंडियन डेमोक्रेसी में, प्रेसिडेंट की भी रोल थोड़ी चेंज हुई और प्राइम मिनिस्टर का तो डेफिनेटली थोड़ी बदली है। द जुडिशरी में आपको पढ़ना है कि कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जो बहुत अब कंट्रोवर्शियल होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। उस पर डिबेट भी है। एंड पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली आपको पढ़ना है। यूनिट 3 जो है वो फेडरलिज्म का है और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फेडरलिज्म इटसेल्फ कहता है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और सभी लेयर्स ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्राइव करते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखें तो स्टेट जो गवर्नमेंट है दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं है। इंडियन फेडरलिज्म का जो मामला है वो पढ़ना भी है कि सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा है। और यहाँ पे टिपिकली जो है एसिमेट्रिकल फीचर हमारे फेडरलिज्म का, मतलब सेंटर को काफी स्ट्रांग बनाया गया है। दो एसिमेट्री है, एक तो सेंटर स्टेट के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रांग है, कितनी प्रोविजन है मैंने अपने वीडियो और गाइड में भी कहा है। और दूसरा एसिमेट्री है कि जो डिफरेंट स्टेट जुड़ते हैं सेंटर से वो भी अलग अलग अपने अपने स्पेशल प्रोविजन के साथ जुड़ते हैं। आर्टिकल 371 को यदि आप देखेंगे, अभी 370 तो हटाई गई है लेकिन 371 तो बिल्कुल अभी भी है। और कई स्टेट जो है अलग अलग स्पेशल प्रोविजन पाते हैं, तो हर स्टेट बराबर नहीं है, वहां भी एसिमेट्री है। देन पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़नी है, जो 1992 में 73rd 74th अमेंडमेंट से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है। यूनिट 4 जो लास्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ये दोनों ट्रबलसम हैं एज फार एज फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज आर कंसर्न, क्योंकि उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं जो आर्टिकल
352 में है, 360 में है और 356 में है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉ हैं, जो आर्टिकल 22 से ही शुरू हो जाता है, और कितने सारे नेशनल सिक्योरिटी लॉ हैं। पहले मीसा होती थी, टाडा होती थी, अभी भी यूपा है, एनएसए है। तो उस टाइप के लॉ और उससे जो लोगों को परेशानी हो सकती है, मतलब जो 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 ये है तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी, लेकिन उससे जो सिविल लिबर्टी का हनन होता है उस पर एक डिबेट है। तो यही आपका सिलेबस है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जो है कैसे एग्जाम की स्ट्रैटेजी, तो ये तो मैं बार बार बताता हूं कि अब जो है 10 क्वेश्चन आपको आते हैं। 4 इसमें यूनिट है, लेकिन थीम यदि मैंने काउंट किया तो करीब 20 थीम है। यदि आप एक फिलॉसफी को एक थीम माने, फंडामेंटल ड्यूटी को 20 थीम करीब है। 20 थीम से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, कई थीम को मिला करके भी पूछते हैं। तो ये सारे थीम को एक तरह से कवर कर लेते हैं 10 क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो है एक नोट होता है जो 4 टॉपिक पे होता है, तो उससे और भी ये थीम कवर कर लेते हैं 4 थीम को। 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, ऑफबीट होते हैं, बहुत कम, इसमें बहुत कम होते हैं। तो उसको आपको सीधा करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि अप्रॉक्सीमेट बट स्टैंडर्ड। आई होप कि यदि मेरे वीडियो को आप देखे हैं तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप लगभग भी आंसर लिख सकते हैं सोशल साइंस में, क्योंकि कुछ भी इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रू और फॉल्स नहीं होता है, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कीजिए। ऑल थीम्स आप कवर करें, मैं कहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी सभी थीम पूछे जाते हैं। जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो रिलेटेड थीम्स के ऑलमोस्ट सभी वीडियो जो हैं मौजूद हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, उसको कम से कम 5-6 बार देखिए। पहली बार मैं कहता हूं नॉर्मल स्पीड में, फिर बढ़ा बढ़ा के देखिए। कम से कम 6-7 बार जो है CGDI की गाइड मैंने बहुत जल्दी से उसको भी मैंने री ब्रैकेटिंग करके, जैसे पहले था उसको मैंने फिर से रीलॉन्च किया है आपके लिए इस सिलेबस के अनुसार। उसका पूरा फायदा उठाइए, उसको कम से कम 6-7 बार जो है इस CGDI गाइड को पढ़िए। उससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए, मतलब कोई टॉपिक को छोड़िए मत, और बी रेडी टू टैकल ट्विस्टेड एंड ऑफबीट क्वेश्चन। और यहां से आप गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो क्लिकेबल लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी। ये मैं पहले मैं हमेशा बताता था, अब तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कैसे इससे टाइप आंसर लिखते हैं, और यही जो है सिविल सर्विसेज मेंस में भी आपको यूज होती है। और या यदि आप PSC के क्यू एग्जाम देते हैं तो ऐसे ही आंसर लिखते हैं। बेसिकली उसमें जितने वर्ड आपको लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, मान लीजिए 1000 वर्ड में मुझे लिखने हैं, या 800 से 1000 वर्ड, तो उसमें से 20% या 25% मैं इंट्रोडक्शन में रखूंगा। जैसे क्वेश्चन है कि डिस्कस रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने दोनों को एक्रोनेम लिखा है। तो इसमें मैं पहले जो है इंट्रोड्यूस करूंगा टॉपिक को कि क्या है फंडामेंटल राइट, उसका जीनेसिस क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से आया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में है, दोनों। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं, वो थोड़ा मैं 1-2 लाइन में कहूंगा कि फंडामेंटल राइट जो है एक लिबरल फिलॉसफी, जो वेस्टर्न लिबरल फिलॉसफी है लिबरल डेमोक्रेसी की, उसको सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं। जॉन लॉक से आता है, नेचुरल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। जबकि DPSP जो है ये एक तरह का सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से आता है, कुछ इसमें गांधीयन आइडियोलॉजी भी है। तो वहां से सोर्स कहां से पिक किया है, इसका इंटेंट और कंटेंट क्या है, मतलब क्या क्या है, इसका इंटेंट क्या था। एक तो फंडामेंटल राइट का तो बिल्कुल था कि एक लिबरल स्टेट बनाना है जहां इंडिविजुअल को राइट्स देने हैं अगेंस्ट स्टेट, जबकि DPSP जो है एक सोच थी कि स्टेट का एस्पिरेशन की क्या क्या स्टेट को करना चाहिए, जैसे जैसे उनको करने की ताकत आएगी, मतलब एक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स देने की। जबकि जबकि इसमें सिविल लिबर्टीज और जस्ट जो निगेटिव राइट्स होते हैं उसकी बात थी फंडामेंटल राइट्स में। तो गिव ए ग्लिम्सेज ऑफ योर कंक्लूजन। अब बाकी उसके बाद में आप जो कहना चाहते हैं वो पहले ही यहां कह दीजिए। ये बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप कंक्लूड करना चाहते हैं पूरे ऐसे में, तो आप ये कहेंगे कि फंडामेंटल राइट और DPSP ऐसे देखने में तो बड़े अलग लगते हैं, अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, अलग अलग तरह के वो ये है राइट, ये जो है लीगलिस्टिक है फंडामेंटल राइट, ये जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट में जा सकते हो। DPSP तो जस्ट एस्पिरेशनल है, वो नॉन लीगलिस्टिक है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, जस्टिसिएबल नहीं है। तो सुनने में लगता है कि फंडामेंटल राइट काफी स्ट्रांग है, और यही कोर्ट ने भी लिया इस तरह का व्यू फर्स्ट 20 ईयर्स में हमारे रिपब्लिक में। लेकिन बाद में कोर्ट ने भी मिनर्वा मिल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल केस कहते हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है। और कई जो DPSP के प्रोविजन को फंडामेंटल राइट में लाया भी गया है, राइट टू एजुकेशन आप देखेंगे, राइट टू शेल्टर एंड राइट टू प्राइवेसी, और कई जो है उससे इंस्पायर होकर के भी लाया गया है।
तो इस तरह से आप दोनों को कम्प्लीमेंट्री बताते हुए अपने कंक्लूड करेंगे। उसके बाद बॉडी में जो है, तो ये सारा जो है आप 200 से 250 वर्ड में लिखेंगे, एक एक दो लाइन लिखेंगे। बॉडी में इसी को आप डिफाइन ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करेंगे। 50% 500 से 600 वर्ड हो सकता है। आप पूरे आर्टिकल लिखिए जिसमें जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, और उसको सबको ब्रीफ एक्सप्लेन कर दीजिए। कंपेयर कीजिए एक टेबुलर फॉर्म में कि ये है फंडामेंटल राइट एफआर, ये है डीपीएसपी, दोनों में जो है तुलना कर दीजिए। डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन केस लॉ जिसके थ्रू कि दोनों के रिलेशन इवॉल्व हुआ है, फाइनली मिनर्वा बिल में कैसे कंप्लीमेंट्री बताया उसको बताइए। फिर उसके बाद एक ये जो है, इसको कई स्टूडेंट जो है इसको मर्ज भी कर सकते हैं, एनालाइज एंड डिस्कशन और कंक्लूजन को मर्ज भी कर सकते हैं, या अलग अलग भी रख सकते हैं। अब आप इसी को एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज द टॉपिक इशू इन व्यू ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉ साइटेड। इसी को आप एनालाइज करेंगे, मैंने जो कहा है उससे क्या निकल के आता है कि फंडामेंटल राइट का जो सोर्सेज है, जो इंटेंट है, और जो डीपीएसपी का सोर्सेज इंटेंट अलग अलग है, तो दिखने में बहुत अलग लगते हैं जो मैंने बताया है, इसके प्रोविजंस ऐसे ऐसे हैं, लेकिन ये है एक दूसरे कंप्लीमेंट्री। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि दोनों जो है, एक यदि हमें सिविल लिबर्टीज देता है और निगेटिव राइट्स देता है, तो दूसरी जो है पॉजिटिव राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हमें देते हैं। तो इसके चलते जो है, आप देखेंगे जनरेशन ऑफ राइट में, तो ये फर्स्ट जनरेशन राइट को केवल देता है हमें फंडामेंटल राइट, जबकि डीपीएसपी जो है सेकंड जनरेशन राइट को देता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। इसी बात को हमें ड्राइव करना है। क्रक्स ऑफ योर क्वेश्चन के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और हमें इसको एक को ऊपर नीचे रखने की जरूरत नहीं है, हमें एक साथ चलना है। और डीपीएसपी भी पूरा जब तक नहीं होगा तब तक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स एंड जस्टिस नहीं मिलेगी इंडियन पीपल को। कंक्लूजन जो है इसी बात का, इसी इंट्रोडक्शन को हम पैराफ्रेज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तरह से इंट्रोडक्शन ही, पहले हम कहते हैं कि हम इस ऐसे में ये सब बताएंगे, और अब यहां कहते हैं कि हमने ये बताया, और फिर फाइनल अपनी व्यू जो है हम कंक्लूडिंग रिमार्क कभी फ्रेज के साथ, कभी ऐसे कि बहुत अच्छे से हम करने की कोशिश करते हैं। फाइनल जो हमारा वर्ड होता है, जैसे मिनर्वा बिल केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, और एक दूसरे कंपेटिटर नहीं है। तो इस टाइप की बात से हम इसको फिनिश करते हैं। अब आइए यूनिट 1 जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो एक्चुअल पेपर आपके सीनियर का है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2023 की, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने इतने बार इसको बताया है, अपने पूरे वीडियो में है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कई बार देखिए, और ये गाइड में मैंने पूरा आंसर लिख दिया है। यहां पे ध्यान दीजिए कि फीचर्स और फिलॉसफी एकदम मिले जुले हुए हैं। फिलॉसफी से ही फीचर आता है, मतलब क्या फिलॉसफिकल आधार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी से उसकी फीचर भी निकलती है, जैसे एसिमेट्रिकल फीचर। एनालाइज द सिटीजनशिप प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, आर्टिकल 5 से शुरू होती है। पार्ट 2 में डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट ओवर सिटीजनशिप, ये भी काफी हमें पढ़ना चाहिए, और ये मैंने कोशिश किया है गाइड में लिखने की। आपको वीडियो तो ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन गाइड में मैंने लिख दिया है। नोट थे फंडामेंटल ड्यूटी पे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे, बहुत आसान, कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं था। 2022 में 2 क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट सिटीजन फ्रॉम सिटीजनशिप। तो मतलब ठीक है, सिटीजनशिप तो एक स्टेटस है, और जो उस स्टेटस को पाते हैं वो सिटीजन है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं सिटीजन एंड सिटीजनशिप। डिस्कस द कंटेम्प्रेरी सिटीजनशिप डिबेट विथ रेफरेंस टू रिसेंटली अमेंडेड सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया। अभी जो 2019-20 में किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसपे इतना आंदोलन हुआ, उसके बारे में भी पूछा जा रहा है, और उसके पहले भी कई 4-5 बार सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हुए, तो उसको बहुत गौर से पढ़िएगा, इस पे मैंने आंसर लिखा है। हाउ हैज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इवॉल्व इन द आफ्टरमैथ ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट को जो जुडिशियल रिव्यू करते थे मेनका गांधी केस से पहले, वो था प्रोसीजर एज एस्टैब्लिश बाय लॉ के डॉक्ट्राइन से, और मेनका गांधी केस से वो ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन तक चला गया। मतलब कि अब जो है ये देखा जाएगा कि जो केवल लॉ के अनुसार ही फंडामेंटल राइट को जज नहीं किया जाएगा। कोई भी यदि लॉ बनती है तो ये नहीं कि वो प्रोसीजर से बनी है इसलिए वो जो है सही है। अब ये भी देखा जाएगा कि वो लॉ का इंटेंट, कंटेंट क्या है, जिसको ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्रिन कहते हैं। बस इतना ही मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पर मैंने काफी कुछ कहा है, आप इसको नेट पे भी जाके पढ़ सकते हैं, और गाइड में तो पूरा आंसर ही मैंने लिखा हुआ है। 2021 में है डिस्कस द मेन आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही मतलब फिलॉसफी, आइडियल्स मतलब वही है, कहाँ से लिया हमने, इंश्राइन इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में जो है वही उसकी आत्मा है। फॉर्मुलेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। तो
कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के बारे में जरूर पढ़िएगा, और इसमें मैं आपको एक सोर्स बता सकता हूं जो बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी की यदि आप क्लास 12 की बुक लें, हिस्ट्री की, और पुरानी बुक लें, तो उसमें फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पे बेहद, क्लास 12 की बुक है, पुरानी हिस्ट्री की बुक, इंडियन हिस्ट्री, आपको मजा आ जाएगा उसको पढ़ के, उसको जरूर पढ़िएगा। डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस पे अभी भी आप देखें कि ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया सारे वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में ही पूछा गया है। व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन द सिटीजनशिप इन इंडिया, ये तो मैंने कहा कि आपको अभी जो डिबेट है उस पर चर्चा करनी चाहिए। और अभी की जो कंटेम्प्रेरी डिबेट है वो इस पे आती है कि इंडिया में जो है सिटीजन कौन है, उनके क्या राइट्स हैं, क्या डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप होनी चाहिए, माइनॉरिटी के लिए जो अलग टाइप की सिटीजनशिप राइट्स होने चाहिए, या दूसरे कंट्री से जो लोग आ रहे हैं जैसे अभी रोहिंग्या के लिए क्या हो, बांग्लादेशी जो आ रहे हैं, ये सब बहुत सारे डिबेट अभी हो रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है यूएन का ये रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन भी नहीं किया है, तो वो भी एक इशू होती है कि रिफ्यूजी के साथ हम क्या ट्रीट करें, उनको क्या अधिकार दें। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 स्लाइड में रखा है। 2023 में आप देख सकते हैं इस पे करीब 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको क्या कहना है, इस पे तो पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, गाइड में लिखा है। डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे गलत है, स्पेलिंग देख लेना, प्रेसिडेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग पार्टी सिस्टम। तो जैसे जैसे पार्टी सिस्टम चेंज किया है ना, प्रेसिडेंट के जो फंक्शन एंड पावर बदले हैं, जैसे जैसे कोलिशन गवर्नमेंट आई है उनकी पावर थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि उस समय डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट की बढ़ जाती है, इसलिए उस समय के प्रेसिडेंट अपने को ज्यादा एजर्ट कर पाते हैं। जब बहुमत की सरकार होती है तो प्रेसिडेंट एक रबर स्टैम्प जैसा दिखता है, वही आपको लिखना है। एनालाइज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। वो जो कॉलेजियम सिस्टम से होती है तो उस पर काफी डिबेट अभी चलता है कि ये सही है कि नहीं। जजेज अपॉइंट, जजेस लोग कहते हैं अपने को खुद अपॉइंट कर लेते हैं। डिस्कस द कंटेम्प्रेरी डिबेट ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हायर एंड जुडिशरी। तो उसी कॉलेजियम सिस्टम पे डिबेट है जो मैंने गाइड में लिखा है। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट। हर जगह से होना चाहिए, माइनॉरिटी को, मार्जिनलाइज ग्रुप को, वुमेन को। अभी आप देखिए 106th अमेंडमेंट लागू किया गया, वो वुमेन को जो है रिजर्वेशन देता है रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट में। डू यू एग्री दैट द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली विल प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। उसी 106 को लेकर के इन्होंने जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है उसके बारे में यहाँ पे कहा है, मैंने उसको गाइड में लिखने की कोशिश की है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। नोट्स ऑन पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली ये जो है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल्स, जो 3 टाइप के जो इसके जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो फेडरल कोर्ट का, अपीलेट जुरिस्डिक्शन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, एंड देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, सब लिखना है। और कैसे वो अपने को एजर्ट किया है थ्रू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, ये सब आपको इसमें लिखना है। सेकंड, यदि आप इसका पार्ट देखें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का, तो 2022 में क्वेश्चन था 2, द प्राइम मिनिस्टर इज द किंग पिन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कौन बोलेगा नहीं, वो ही इज नॉट फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल, लेकिन वही जो है लिंक पिन है या किंग पिन है, मतलब वही पूरे जो कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका हेड होता है, वही उसका जो है ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। मैं हमेशा कहता हूं उसको बनाता है, उसको मेंटेन करता है, उसको बिगाड़ भी सकता है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिसेंट टाइम, जो कि बढ़ता चला गया है। एग्जामिन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिबेट ओवर द नोशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर घूम के आ सकता है। आपको पता है केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव या जजमेंट दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। यहां से एक द्वंद्व शुरू होता है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी की। ये कहने वाले आप कौन होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वी आर सॉवरेन, वी रिप्रेजेंट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। इस पर जो है डिबेट होती है। 2021 में एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन हायर जुडिशियरी। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, कॉलेजियम सिस्टम। डज द कॉलेजियम सिस्टम इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द हायर जुडिशियरी, एक्सप्लेन। तो सेम क्वेश्चन जो 2023 में है वो यहाँ पे आपको दिखता है, तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। तो सिटीजनशिप पे डिबेट और कॉलेजियम सिस्टम पे डिबेट, ये दोनों आपको डिबेट आपको मतलब समझना चाहिए।
यदि यूनिट 3 देखें फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो 2023 का जो एक्चुअल पेपर है इसमें 2 क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब यूनिट को एक्सप्लेन कर रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने अपने वीडियो में कहा है, यहाँ कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही रन ऑफ द मिल यूजुअल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एनालाइज द वर्किंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, पूरा वीडियो मैंने इस पर बनाया हुआ है, उसमें बहुत कमजोरियां हैं, उसी को आगे कर रहा है। हाईलाइट अचीवमेंट एंड वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पीआरआई इन पास्ट 3 डिकेड। जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं वो बहुत ही मिक्स्ड रहे हैं। उसके इलेक्शन कराना, वहां पे कैसे जो है पॉलिटिक्स घुस जाती है, फिर कैसे वहां पे भी कास्टिज्म एंड सभी चीजें जो पॉलिटिक्स की बुराई है, मनी मसल पावर सब दिखती है। तो वो चीज को आपको लिखना है। 2022 में है व्हाट इज फेडरलिज्म, एग्जामिन द सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ये तो बिल्कुल घिसा पीटा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। सिमेट्रिकल फीचर तो कुछ कुछ हैं कि हाँ स्टेट और जो है फेडरल यूनिट बराबर हैं, लेकिन ज्यादा जो है एसिमेट्रिकल फीचर है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। मतलब ऐसा नहीं कि कोई फेडरेटिंग यूनिट थी वो मिल करके उन्होंने फेडरेशन बनाया, ऐसा जैसे कनाडा में था या ऑस्ट्रेलिया इन सब में या अमेरिका में कह लीजिए, उस टाइप की नहीं है। ये है कि एक बनता है राष्ट्र और फिर वो अपनी खुद ही एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पे वो पावर जो है वो दे देता है स्टेट को। 2021 में है एग्जामिन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एकदम हमेशा एक ही टाइप की जो है सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, तो ये गाइड में आपको ये बिल्कुल मिल जाएगी, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। यदि फोर्थ हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नेशनल सिक्योरिटी लॉ, मैंने कहा कि ये डिस्टर्बिंग है सिविल लिबर्टीज के लिए, तो हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पे क्या इश्यूज हो सकते हैं। 2023 में 3 क्वेश्चन है। डिस्कस द इमरजेंसी प्रोविजंस इनंसिएटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू थिंक इट वायलेट्स द नोशन ऑफ फेडरलिज्म। इमरजेंसी प्रोविजन कई बार जो है फेडरलिज्म को आहत करते हैं, क्योंकि 356 जब लगता है, इवन 352 भी जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो एक तरह से यूनिटरी बन जाता है, और 356 में तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भंग कर सकती है। तो फेडरलिज्म पे सीधा सीधा आघात जो है वो दिखता है। आपको कहना चाहिए और इससे कैसे मतलब उसको प्रोटेक्ट करें, इस पर कोर्ट भी आई है, एसआर बोम्मई केस हुआ है 1994 में। एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22 से शुरू कीजिएगा, वहीं से कहानी शुरू होती है, और डिफरेंट टाइप के लॉज हैं। अभी एनएसए है, यूएपा है, उसके तहत जो जब लोग गिरफ्तार होते हैं उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि आपको कोई उठा करके ले जाए पुलिस की, भाई अभी आपने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन आप करने वाले हो, हमें ऐसा लगता है। सोचिए कितना स्पैसियस हो सकता है, कितना डरावना हो सकता है उसके लिए जिसको कि गिरफ्तार किया जाता है, यदि वो निर्दोष हो तो। यदि ऐसे टेररिस्ट के साथ किया था, लेकिन यहाँ पे तो होती है, आप जानते हैं कि जो है मतलब निर्दोष भी इसमें पीसे जा सकते हैं। दैट इज द डेंजर इन दिस। लेकिन ये भी है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी है। तो इन दोनों के बारे में आपको एक बात करनी है। एनालाइज द प्रोविजंस क्या क्या हैं, लॉ भी आप कह सकते हैं, और ये प्रोविजन अंडरमाइन करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को, इस पर आपको अपनी राय रखनी है। बिल्कुल करते हैं, इससे सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें सेफ गार्ड होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी लॉज जो इंडिया में है बहुत सारे हैं, पहले टाडा होती थी, मीसा होती थी, अब यूपा है, एनएसए है, इन सब पे आपको जो है चर्चा करनी है। मैंने अपने गाइड में लिखा है। 2022 में क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द एप्लीकेशन एंड अब्यूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स इन इंडिया इन रिसेंट टाइम्स। रिसेंट टाइम में तो थोड़ी सी घटी है, लेकिन एक समय में तो जैसे 75 में इमरजेंसी जो लगी थी वो अब्यूज ऑफ पावर था, और 356 जो सैकड़ों बार लगी है वो एकदम ब्लैटेंट अब्यूज ऑफ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था। लेकिन अब दोनों ही पर काफी लगाम कही जा सकती है। 2021 में है क्रिटिकली एनालाइज वेरियस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन इंडिया एंड चैलेंजेस पोज्ड बाय देम टू द सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन। वही घूम करके आता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो तो मैंने पूरा लिस्ट ही दिया है, आप पढ़ भी सकते हो, और इसको मैंने शायद वीडियो में नहीं बताया लेकिन गाइड में बताया है। they definitely pose challenge to civil liberty, civil rights of India, इसलिए उस सिटीजन, और इसलिए उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड होने चाहिए। आपको ये लिखने चाहिए कि जिससे कि निर्दोष लोग इसमें ना पीसे जाएं। लेकिन ये होना भी जरूरी है एक लिमिटेड वे में, क्योंकि हम सिक्योरिटी की इशू है, टेररिज्म एक रियल थ्रेट है, तो वैसे में हम उनको पूछ के तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि हमें लगता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को, लेकिन आप इसके लिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को गिरफ्तार कर लें, या अनईजी कोई जर्नलिस्ट है उसको गिरफ्तार कर लें, और खास करके जो 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 तबका थोड़ा सा डाइवर्जेंट होता है, जो माइनॉरिटी है, मार्जिनलाइज्ड है, उनके लिए काफी हैवोक भी बन सकता है।
ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड विशेज। और मुझे खुशी है कि मैं इस वीडियो को ला पा रहा हूं, जिससे कि आपको 3 दिन लगभग मिल जाएगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और DSC 9 की गाइड आई होप कि आप लोग डाउनलोड कर रहे होंगे, नहीं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं और अपनी राय भेज सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की। और अभी तो आप 3rd सेमेस्टर में हैं, आप आइए 5th सेमेस्टर में, फिर हम लोग की मुलाकात होगी CUET PG के लिए वहाँ पे। तो फिर हम लोग फेस टू फेस भी वी विल हैव ए डिस्कशन ऑन टेस्ट सीरीज एंड फाउंडेशनल कोर्स। तब तक के लिए चलिए, एंजॉय योर सेमेस्टर एग्जाम एंड we'll meet again with another PYQA for next year. Have good luck for this test. All the best.